ये कहानी एक गरीब माँ की, जिसका नाम है भारती। भारती बहुत दिनों से भूखी थी। वह खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा वहाँ शादी हो रही है और शादी के पंडाल के बाहर जूठी प्लेटें पड़ी हैं। भारती को बहुत भूख लगी थी। उसने जूठी प्लेटों से खाना ढूंढना शुरू कर दिया। भारती प्लेटों से खाना चुनकर खाती है और कहती है, लगता है शादी में सभी भुक्कड़ आए हैं। देखो तो पत्तलों में जरा भी खाना नहीं है। ऐसा लगता है खाने के साथ साथ पत्तल भी चाट जाएंगे। अभी भारती कह ही रही होती है कि उसके सामने एक बच्चा अपनी माँ के साथ दिखाई दिया, जो शादी के लिए आया हुआ था। उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। मामा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। उस बच्चे को यह कहता देखकर भारती की आंखों में आंसू आ गए। इस बात से उसे अपने बेटों की याद आती है। भारती के दोनों बेटे राम और श्याम ने नए कपड़े पहने हुए थे। श्याम अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं नए कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ? मेरा बेटा एकदम राजकुमार की तरह लग रहा है। माँ मैं कैसी लग रहा हूँ। तू भी राजकुमार की तरह लग रहा है। कहीं मेरे बेटों को नजर न लग जाए। मैं काला टीका लगा दूं। चलो बच्चों, जल्दी चलो, नहीं तो मेला खत्म हो जाएगा। भारती के दो बेटे राम और श्याम थे। उसका पति बस ड्राइवर था। सोहन अपने दोनों बच्चों को लेकर मेले पहुंचता है। मेले में पहुंचकर वो जलेबियां खाते हैं। राम पूछता है, बापू जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, मजा आ गया जलेबी खाकर। अरे शाम कहाँ गया? ये लड़का भी बहुत परेशान करता है। चलो राम, शाम को ढूंढते हैं। सोहन और राम शाम को ढूंढते हैं। उन्हें थोड़ी दूरी पर ही शाम नजर आ जाता है। राम सोहन को कहता है, ये देखो बापू, शाम चूड़ियों की दुकान पर खड़ा है। चलो शाम, घर चलो, देर हो रही है। घर आकर श्याम भारती को लाल हरी चूड़ियां दिखाता है और कहता है, माँ, ये चूड़ियाँ कैसी हैं? चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन श्याम बेटा तो चूड़ियाँ किसके लिए लेके आया है? तुम्हारे लिए लाया हूँ माँ। माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लाऊंगा। माँ मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी आपके लिए और बापू के लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा और आपको महारानी बनाकर रखूंगा। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। समय बीतता जाता है और एक दिन भारती के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सोहन की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। भारती रोती हुई कहती है, आप तो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले गए। मैं बच्चों को कैसे पालूंगी? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? पति की मौत के बाद भारती अपने बच्चों को पालने के लिए काम की तलाश में निकलती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। चलते चलते भारती एक घर के आगे रुकती है। वहाँ एक औरत खड़ी थी। भारती उससे कहती है, बहन जी, मुझे कोई काम मिलेगा? मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबके घरों में काम वाली लगी हुई है। कहीं और जाके काम ढूंढो। यह सुनकर भारती उदास होकर आगे निकल जाती है। वह बाजार की तरफ काम ढूंढने जाती है। उसने देखा कि एक दुकान के आगे एक ठेले में बोरियां रखी हैं और वहीं पर खड़ा एक सेठ बुड़बुड़ा रहा था। अरे ये सारे नौकर भी हरामखोर होते हैं, जब देखो छुट्टी करके बैठ जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? ये सारा सामान कैसे भेजूं? सेठ जी की बातें भारती सुन लेती है। वह सेठ जी को कहती है, सेठ जी, मैं आपका सामान पहुँचा दूंगी। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। अपने बच्चों के लिए खाना भी चाहिए मुझे, तो मुझे ही काम दे दीजिए। यह सुनकर सेठ जी भारती को देखते हैं और कहते हैं, अरे तू तो औरत है, ठेला कैसे खींचेगी? तेरे बस की बात नहीं है। चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर। सेठ जी, शेर के बच्चों को शेरनी पालती है, शेर नहीं। ये शेरनी अपने बच्चों को पालने के लिए हाथ से ठेला तो क्या, मोटर ठेला भी खींच सकती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है तो करके दिखा। खींच ये ठेला, देखता हूँ कितना काम कर लेती है। भारती ठेला आसानी से खींच लेती है। उसी दिन से ठेले खींचने का काम भारती को मिल जाता है। वह औरत होकर मर्दों से ज़्यादा पसीना बहाती है और अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की ठान लेती है। बेटा राम और श्याम, मन लगाकर पढ़ाई करना।
तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है ताकि जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई ठोकर ना लगे। माँ, हम बहुत मेहनत करेंगे और खूब पढ़ेंगे। माँ, हम बड़े होकर आपकी बहुत सेवा करेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। यह सुनकर भारती बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, आज तुम्हारे बापू होते तो बहुत खुश होते। जीते रहो, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करते रहो। कुछ साल बाद राम और श्याम बड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन श्याम अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे 2000 रुपये चाहिए। क्या करेगा इतने पैसों का? माँ, कॉलेज की फीस भरनी है। ठीक है बेटा, जल्दी कोई इंतजाम करती हूँ। भारती अब रात दिन काम करने लगी ताकि बच्चों की कॉलेज की फीस भर सके। भारती जब काम करके शाम को घर लौट रही थी तो रास्ते में उसके पैर में कांच चुभ जाता है। उसके पैर से खून निकलने लगता है। भारती बहुत परेशान हो जाती है और परेशान होकर कहती है, ओहो, अब हो गया काम। अब ठेला कैसे खींचूंगी? शाम की कॉलेज की फीस कैसे भरूंगी? अब मैं क्या करूं? कोई मदद भी नहीं करेगा। लेकिन भारती हिम्मत नहीं हारती। वो हिम्मत करके ठेला खींचती है। उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं लेकिन वो रुकती नहीं। वो सोचती है, मुझे बेटे की फीस भरनी है, कुछ भी हो जाए, माल तो पहुँचा कर ही रहूँगी। ऐसे ही दिन बीतते रहे कि एक दिन शाम अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है, मगर मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। मैं आज ही मंदिर जाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ाती हूँ और तू भी जाने की तैयारी कर ले। श्याम विदेश चला जाता है और राम को भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वह एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम काम नहीं करोगी। मैंने एक बड़ा सा घर ले लिया है, हम सब एक साथ रहेंगे। क्यों लीना, मैंने ठीक कहा ना? नहीं, बिल्कुल गलत कहा। मैं इस गरीब को अपने साथ नहीं रख सकती। या तो माँ रहेगी या मैं। यह सुनकर राम को लीना पर बहुत गुस्सा आता है। वह लीना से बोला, देखो लीना, हमें पालने में हमारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, तू बहू के साथ रह, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। बस मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो। माँ के समझाने पर राम अपनी बीवी को लेकर चला जाता है और बड़े से घर में रहने लगता है। ऐसे ही समय बीतता है। अब भारती के शरीर से काम नहीं होता। सेठ भारती को काम से निकाल देता है। अरे भारती, अब तुझ में ठेला खींचने का दम नहीं रहा, इसलिए घर बैठकर आराम कर। उस दिन के बाद भारती को कोई काम नहीं मिलता। वह भूखी प्यासी लोगों से काम की मदद मांगती रही, लेकिन उसकी हालत को देखकर उसे किसी ने काम नहीं दिया। भारती अब भूखी मरने लगती है। उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भारती मजबूर होकर भीख मांगती है और लोगों से कहती फिरती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। 5-10 रुपए दे दो या कुछ खाने को दे दो। बेटा, मेरी मदद करो। वहाँ खड़ा एक आदमी बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चल भाग यहाँ से, झूठी कहेंगी। भारती बाजार में भीख मांग रही होती है कि उसकी नज़र अपनी बहू लीना पर पड़ती है। भारती उसके पास जाती है और कहती है, बहू, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। ओ आप, अमीर बहू की भिखारन सास। यह कहकर लीना भारती को 100 रुपये का नोट देती है और कहती है, ये ले, रख ले पैसे और भर ले अपना पेट। पर एक बात ध्यान रखना, हमारे आसपास नजर भी मत आना, भिखारन कहेंगी। दूर हट मुझसे। बेटों की लापरवाही और अमीर बहू की नफरत के चलते भारती की हालत बिगड़ती चली गई। वह बीमार रहने लगती है और एक दिन भूख से बेहाल होकर शादी की झूठी प्लेटों से खाना खाने को मजबूर हो जाती है। अपने बेटों के बारे में सोचकर रोने लगती है कि तभी अचानक भारती के पास एक कार आकर रुकती है। कार में बैठा श्याम अपनी माँ की ये हालत देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है और पूछता है, माँ, तुम और ऐसी हालत में? राम भैया कहाँ है?
तू विदेश से आ गया बेटा, तू मेरे लिए रोटी लेकर आया है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से दे दे मुझे रोटी। रोटी। यह कहते कहते भारती बेहोश हो जाती है। श्याम उसे अस्पताल लेकर जाता है। होश में आने पर भारती उसे सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई सुनकर श्याम को राम पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जो अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर चला गया है। माँ, अब मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। वो आपके किए हुए एहसानों को कैसे भूल सकता है? अगर आज आप ना होती तो क्या वो इस मुकाम तक पहुँच पाता? छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। ऐसा मत बोल बेटा, वो तेरा भाई है। अच्छा अब घर चल। कुछ समय बाद जब राम को अपनी गलती का एहसास होता है, वह माँ के पास आकर माफ़ी मांगता है। राम माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं अपनी अमीर बीवी की बातों में आ गया था। मैं लीना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। इसकी वजह से मैं आपसे बहुत दूर हो गया। मुझे माफ़ कर दो माँ। राम की बातें सुनकर लीना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भी भारती से माफ़ी मांगती है। भारती लीना को माफ़ कर देती है। अब सब मिलकर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, माँ बाप मिलकर 2-3 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 2-3 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। यही आजकल समाज में देखा भी जा रहा है। इन्हीं बुराइयों के चलते आजकल माँ बाप वृद्धाश्रम में जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर हम माँ बाप की सेवा दिल से करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देंगे। तो क्या हम इकट्ठे एक जगह पर रह नहीं सकते? क्यों वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को हम भेज रहे हैं? माँ बाप की जगह उनके अपने घर में है, अपने बच्चों के साथ है। वहीं उनको असली खुशी भी मिलती है। उनको भी चैन से जीने दो, ना भेजो उनको वृद्धाश्रम। सिर्फ उनको अपने बच्चों का प्यार और 2 मीठे बोली चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आप हमारी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।